ओके, तो इसमें एक रिक्शे वाले की बात है और साथ ही लेखक की भी बात है कि लेखक और उनकी पत्नी और रिक्शे वाला पात्र बहुत ही कम है कहानी में। और इन तीन पात्रों के बीच ही कहानी चल रही है। और ये कहानी जो है ना वो एक दिल को छू लेने वाली कहानियों में से है। यानी इसमें आत्मीयता संबंधों के बारे में बात की गई है। और इसके साथ ही कहानी जो है इसमें जो रिक्शे वाला है वो परिचित होने पर उसके लेखक और उनकी पत्नी से परिचित हो जाने के बाद उसके जीवन की घटनाओं और नारियों के प्रति, नारी जीवन, स्त्रियों के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है वह यहाँ दिखाया गया है। और साथ ही जीवन में कर्तव्य बोध हमारा कितना होना चाहिए, कर्तव्य बोध के प्रति हमें कैसे जागरूक रहना चाहिए, उसकी भी प्रेरणा यहाँ प्राप्त होती है। खासकर इस कहानी में स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयता पूर्ण संबंधों की बात जो है वो इस कहानी में दिखाई गई है। तो कहानी के हमारे जो लेखक हैं वह है रामदरस मिश्र जी। रामदरस मिश्र जी हैं, उनका जन्म 15 अगस्त 1924 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में डुमरी नामक गांव में हुआ था। और इन्होंने अपनी शिक्षा जो है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पूर्ण की है। रामदरस मिश्र जी जो हैं वो एक उच्च कोटि के साहित्यकार तो थे ही, और साथ साथ इनकी रचनाओं की बात करें तो जल टूटता हुआ, पानी के प्राचीर, बेरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते, खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियां और मेरी प्रिय कहानियां। देखिए, मेरी प्रिय कहानियां ये उनकी एक कहानी संग्रह है, उसका नाम है। हाँ, 61 कहानियां ये भी उनके कहानी संग्रह का नाम है। तो आदि उनकी कहानियां रह चुकी है। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। और आपको हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ऐसे रामदरस मिश्र जी की बहुत ही एक मर्मस्पर्शी कहानी, एक यात्रा, यह भी हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, कौन पढ़ने वाला है? मानव, मानव से शुरुआत करते हैं। मानव बहुत कम दिखाई देते हैं। मानव। यस मैम। हाँ बेटा, पढ़ो चलो। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग से पाला पड़ेगा। तब बड़ी असहजता तो अनुभव होती है। अंट शंट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से नई शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। आगे। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ थी, इसीलिए अस्वस्थी बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहाँ जाएंगे? कहीं तो जाएंगे। भी और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरे ऑटो क्यों नहीं? उसकी जीभ और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताई वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। हम्म।
चलिए, अब यहाँ लेखक से ही शुरुआत होती है कि यहाँ जो है वो बताते हैं कि मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ, यानी यात्रा से डरने वाला हूँ। यानी जो ये है उन्हें यात्रा से बहुत डर लगता है। तो वे कहते हैं कि मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय हमेशा डर बना रहता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है। और किराया मांगने वाले अंट यानी मनमाना किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। देखिए, लेखक जो है वो क्यों यात्रा से डरते हैं। तो वो इसलिए यात्रा करने से डरते हैं, कहीं भी आने जाने से, कि उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ से अलग शहर में जाए तो हमें कोई पहचानता नहीं, तो हमें कैसे कैसे लोग मिल जाए, कोई हमें ठग ले या कोई हमें गलत जगह पर पहुंचा दे, तो उन्हें इन सब बातों से डर है। फिर उन्हें ऑटो वालों से भी डर है कि अनजान शहर में जाते हैं तो ऑटो वाले, हमें उस शहर के दाम पता नहीं होते कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाने के ऑटो का किराया कितना होगा, तो ऑटो वाले भी अंट शंट किराया मांग लेते हैं। फिर उन्हें साथ में ये भी लगता है कि नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे। ये सारी चिंताओं के कारण उन्हें यात्रा करने से डर लगता है। इस बार उन्हें एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना था। हम कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि लेखक कहाँ कौन से शहर में गए थे, तो आंसर होगा ग्वालियर। तो ग्वालियर जाना पड़ा। इस बार उनकी पत्नी भी उनके साथ थी, इसलिए उन्हें थोड़ी आश्वस्ति थी, यानी कि थोड़ा मन में डर कम था कि चलो एक से भले दो। तो थोड़ा उन्हें मन में डर जो है वो कम था। जैसे ही वे स्टेशन पर उतरे ना, तो ऑटो वाले जो है ना कई सारे, वो उनके पीछे पड़ गए कि चलिए कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है। पर लेखक और उनकी पत्नी जो है वो चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक है, यानी युवान लड़का है, ऑटो वाला है पर युवान है, वो साथ लग गया। कई सारे ऑटो वाले थे पर ये ऑटो वाला लेखक के साथ साथ चलने लगा। और हम कुछ बिना बार बार उनसे पूछता रहा। और ये जो है पति पत्नी, ये बिना कुछ बोले आगे बढ़ते रहे कि उसने फिर आवाज दी, उस लड़के ने, उस नवयुवक ने क्या कहा कि बाबूजी आप आखिर कहीं तो जाएंगे ही, तो कोई तो ऑटो करेंगे ही ना, तो मेरा ऑटो क्या नहीं। क्या कहा उसने कि आपको कहीं ना कहीं जाना तो है ही, और जाने के लिए आपको ऑटो की भी जरूरत पड़ जाएगी, है ना, तो आप मेरे ऑटो में ही क्यों नहीं चलते। इस प्रकार उसने ऐसा बोला, उसकी जिद की उसने। और उसकी जिद और उसकी आवाज जो है, उसमें कुछ ऐसा आकर्षण था कि लेखक और उनकी पत्नी जो है वो उसके उन उस ऑटो वाले के प्रति आकृष्ट हुए और उन्हें उसकी ऑटो में जाने की स्वीकृति भी दे दी। पूरे रास्ते वह प्रेम भरी बातें करता रहा और उन्हें डॉक्टर के यहाँ पहुंचा दिया। उसके द्वारा बताए गए वांछित पैसे, यानी जो उसने पैसे बताए, वो उन्हें दे दिया। पति पत्नी ने उन्हें जितने पैसे उसने बताए वो दे दिए। उन्होंने फिर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई, तो पता चला कि डॉक्टर ने अपने क्लिनिक की जगह जो है वो वहां से बदल दी है। यानी अब डॉक्टर का क्लिनिक जो है वो वहां पर नहीं है। चलिए, अब कौन पढ़ेगा। मोइज है, मोइज। मोइज। मनीष। हम्म। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? बाबूजी, जो इच्छा हो दे दीजिए। बेश, वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया न। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा
वो वही खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वो हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब जाऊं? यानी यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे नहीं? आपको यहाँ जाना होगा। ले चलूंगा। वैसे यहाँ कब तक है? ओके, चलिए, ये ऑटो वाला भी बहुत ही स्मार्ट था। देखिए, एक बार डॉक्टर के क्लिनिक छोड़कर उसने अपना किराया तो ले लिया, वो तो ठीक है। पर ये जो था ग्राहक, उसे पता था कि बाहर गांव से है। तो साथ ही ये थोड़ा बिजनेस माइंड हुआ कि साथ ही उसने उसके साथ साथ रहकर 2 दिन जब तक वे रहे तब तक उनका किराया उसका तो बंद गया ना। 2 दिन का किराया इन इन दोनों लोगों से हो गया ना उसका पक्का। तो ये थोड़ा बिजनेसमैन प्रकार का हुआ। तो क्या कहा ऑटो वाले ने? ऑटो वाला जो है उसने दूसरी जगह क्लिनिक की जो थी वहां उन्हें छोड़ दिया। और जब लेखक ने उसे पैसे दिए तो उसने पूछा कि अब यहाँ कब तक रुकेंगे, यहाँ से कहाँ जाएंगे, ऐसा पूछा। तो जो लेखक थी उन्होंने कहा कि इस होटल में जाएंगे। जिस होटल में वे रुके थे ना उसका पता बता दिया कि हम इस होटल में जाएंगे। पर इके तुम जाओ इके, यहाँ हमें देर हो सकती है। वो कुछ बोला नहीं, वो ऑटो वाला था ना उसने कुछ नहीं बोला। और ये पति पत्नी जो है वो डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर उन्हें हुआ। अब डॉक्टर के क्लिनिक में तो पता नहीं होता कितना समय लगेगा। तो उन्हें 1 घंटा जितना समय तो लग ही गया। और जब वे बाहर निकले तो उन्होंने क्या देखा कि वो ऑटो वाला था ना वो वहीं खड़ा था, वो गया नहीं था। देखिए, पति पत्नी ने पैसे दे दिए थे, नई जगह पहुंचाया तो वहां के भी किराया दे दिया था, पर फिर भी वो ऑटो वाला है वो वहीं का वहीं रुका रहा। तब इन लेखक ने जाना कि ये ऑटो वाला है ना किसी और ही किस्म का है, ये साधारण ऑटो वाला जैसा नहीं है। और देखिए, वो उसने कोई जिद भी नहीं की, अब कोई बदतमीजी भी नहीं की। फिर भी इसी कारण इन दोनों को लगा कि ये ऑटो वाला कुछ और ही है। फिर होटल पर उन्हें छोड़ दिया और उसने पूछा कि अब फिर कब आऊं बाबूजी। देखिए, अब होटल पर तो छोड़ दिया, उसी रिक्शा में चले गए, होटल पर छोड़ भी दिया। तो उसने फिर पूछा कि अब फिर कब आऊं। तो वो जो इंसान थे वो लेखक वो कुछ समझे नहीं, उन्होंने कहा कि यानी फिर कब आऊं उसका मतलब। तो उसने कहा कि अब आप इस शहर में आए हैं तो घूमेंगे फिरेंगे ना, तो आपको जहां जाना होगा मैं ले चलूंगा। वैसे यहाँ तक कब तक है ये भी पूछ लिया कि आप यहाँ कब तक रुकने वाले हैं। चलिए, अब अली असगर हैं, अली असगर। अली असगर नहीं है आज। चलिए, आफ्ताब। मिस मैं पढ़ू? ओके, पढ़ो, चलो नाम बताओ। पढ़ो बेटा, नाम बताओ। मोहम्मद मेहंदी। ओके, पढ़ो मेहंदी। कल कल शताब्दी से लौटेंगे तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊं? भाई, आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी। यहाँ रहा मेरा मोबाइल नंबर। मुझे फोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वहाँ बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया मुझे। अब उसने पूछा ना कि कब तक यहाँ है, कब जाएंगे आप। तो उन्होंने बताया कि हम कल शताब्दी से लौटेंगे। अब शताब्दी के बारे में तो पता है ना, शताब्दी क्या है? क्या है बॉय शताब्दी?
बॉयज आप ट्रेन। हैं ना? हाँ, ट्रेन है, ओके। भारत की जो फास्टेस्ट ट्रेन है ना, जो भी ट्रेन फास्ट चलने वाली है, उन ट्रेनों में से एक है शताब्दी। और शताब्दी जो है वो दिन में ही सफर करती है, यानी उसकी स्पीड ही इतनी है कि वो आपको एक दिन में आपके गंतव्य स्थान पर पहुंचा सकती है। तो जो भारत की फास्ट ट्रेन जितनी है उनमें से एक है शताब्दी एक्सप्रेस। ओके, तो उसने कहा कि हम शताब्दी से कल वापस जाएंगे। तो फिर उस ऑटो वाले ने पूछा कि तो मैं आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊं? आपको घूमना होगा ना, तो मैं आपको घुमाने ले चलूंगा, कब आ जाऊं घुमाने के लिए? तो क्या कहा इन्होंने कि भाई आज तो हम थक गए हैं, अब आराम करेंगे, कल जाएंगे घूमने के लिए। तो उस लड़के ने, ऑटो वाले ने कहा ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, अपना कार्ड दे दिया, आप मुझे फोन करके बुला लीजिएगा। इस प्रकार उसने लेखक को अपना मोबाइल नंबर दे दिया। अरे, तुमने अपना नाम तो नहीं बताया। क्या कहा उन्होंने, लेखक ने, कि हम इतना आपने तुमने मुझे यहाँ से यहाँ तक छोड़ा, सब जगह आराम से पहुंचा दिया, पर तुमने अपना नाम तो हमें बताया नहीं। तब ऑटो वाले ने बताया उसका नाम है मोहन। ऐसा प्रश्न हम कभी कभी पूछते हैं कि ऑटो वाले का नाम क्या था। तो ऑटो वाले का नाम था मोहन। और ये भी बता दूं कि ज्यादातर गलतियां कहाँ होती हैं। ज्यादातर गलतियां, आप लोग निर्भय बनो जो हमारा 9वां लेसन है, और ये 11 लेसन, ये की यात्रा यह भी, इसमें आप बहुत सारी गलतियां कर देते हो कभी कभी। पिछले जो क्लास गए उनका अनुभव है कि कोई ना कोई ऐसा निकलता ही है कि इन दोनों में गलतियां कर देते हैं। दोनों में पात्र हैं, पर उसके पात्र के नाम अलग हैं, इसके पात्र के नाम अलग है। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि ऑटो वाले का नाम क्या था, तो मोहन की जगह आप लोग कभी कभी उस जो लेसन नंबर 9 था, निर्भय बनो, उसके किसी पात्र का नाम आप लिख देते हैं। और इसमें उसमें नाम पूछो उसके प्रश्न, तो कभी कभी मोहन का नाम आ जाता है, इसलिए गड़बड़ मत कीजिएगा। हम्म दोनों लेसन के पात्रों के नाम जो हैं उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ जो ऑटो वाला है, माइक म्यूट रखिए, उसका नाम है मोहन। तो लेखक कहते हैं मोहन अच्छा नाम है, चलो। दूसरे दिन फिर घूमने का काम जो है वो शुरू हुआ। और ये जो लड़का है ऑटो वाला मोहन, अब मैं इसे ऑटो वाला नहीं कहूंगी, अब हमें नाम मिल गया है उसका मोहन, तो मैं मोहन ही बोलूंगी। तो मोहन जो है उन्हें ग्वालियर की सारी जगह जो है वो बड़े प्यार से दिखाता है, हर स्थान पर ले जाता है, उनकी जानकारी देता है। तो इस प्रकार वो पूरा ग्वालियर जो है वो अच्छे से इन्हें घुमाता है। वह उन्हें बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता था। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुलाया। अब देखिए, इतना सारा घूमे तो थोड़ा तो काफी परिचित वो दोनों हो ही गए थे। तो अब उन्हें लगा बाबूजी और अम्मा को कि ये मोहन जो है वो कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, इसके साथ हम सेफ है। यानी उन्हें जो डर था ना यात्रा करते समय लोगों से, वो उन्हें आज मोहन से नहीं था। तो घूम के जब वापस आए होटल पर, तो उन्होंने मोहन को भी चाय पीने के लिए कमरे में बुलाया। वह बहुत संकोच कर रहा था मोहन, पर फिर भी वह कमरे में चाय पीने के लिए आया। चाय पानी के साथ साथ पारिवारिक वार्ता भी शुरू हो गई। जो पत्नी थी उन्होंने पूछा कि बेटे तुम ग्वालियर के हो? ये जो थे पति पत्नी वो उम्र में इस लड़के से काफी बड़े थे, इसलिए उन्होंने पूछा कि बेटा तुम ग्वालियर के ही हो? तो उसने क्या कहा कि नहीं अम्मा, मैं तो आगरा का हूँ, यहाँ मुझे आना पड़ा। यानी ये लड़का था मोहन, वो कहाँ का रहने वाला था? ऐसा प्रश्न भी हम पूछते हैं कि मोहन जो है वो कहाँ आगरा। का रहने वाला था।
तो आगरा। आगरा। हाँ, ग्वालियर में तो वो आया था लेकिन वह रहने वाला आगरा का था। फिर वह कहता है कि हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, यानी वो लड़का मोहन जो है वो अपने बारे में बताने लगा कि आगरा में अपना घर है। माँ बाप तो मेरे बचपन में ही गुजर गए। एक बड़े भाई हैं जिन्होंने मेरी परवरिश की थी, और मोहन के जो भाई थे वो वकील थे। और मोहन जो है वो भी पढ़ा लिखा था, उसने भी बीए पास किया है, और नौकरी की खोज भी वह कर रहा था कि वहां से उसने अपनी बात जो है वो रोक दी। वो उससे आगे कुछ बता नहीं पाया। एक चुप्पी सी छा गई पूरे कमरे में, और ऐसा लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना हुई हो, यानी ऐसी घटना जो नहीं होनी चाहिए ऐसी घटना हुई हो। ऐसा इन दो पति पत्नी को महसूस हुआ कि वह बोलते बोलते अटक गया ना, इसीलिए उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इसके साथ जरूर कोई ऐसी घटना हुई है जो नहीं होनी चाहिए। फिर भी उन्होंने उससे पूछा नहीं, छेड़ा नहीं, मतलब पूछा नहीं। परंतु फिर भी मोहन ने फिर से अपनी बात जो है वो आगे कहनी शुरू कर दी। क्या कहा उसने कि मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की जो है वो मिल गई, यानी जानी पहचानी लड़की जो है वो मोहन से मिल गई। बदहवासी घिघियाती हुई बोली, यानी बहुत परेशान थी, थकी हुई, भागती भागती जैसा आयो, जैसे उसकी सांसें फूल रही हो, इस प्रकार वो लड़की थी। और उसने मोहन से बोला कि मोहन मुझे बचा लो, क्योंकि वो लड़की भी मोहन को जानती थी और मोहन भी उस लड़की को जानता था। इसलिए उस लड़की ने का मोहन को सामने देखा तो सीधा मोहन से ही कह दिया कि मुझे बचा लो। तब मोहन उससे कहता है कि क्यों, क्या हुआ। उसने पूछा कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हो। तो उस लड़की ने कहा कि मेरे माता पिता जो हैं वो एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी पर उस खुसड़ अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। उसने क्या कहा कि मेरे माता पिता जो हैं वो एक अधेड़, अधेड़ यानी बड़ी उम्र के, तो बड़ी उम्र का आदमी, उसके साथ मेरी शादी कर रहे हैं। मैं मर जाऊंगी पर उस बूढ़े आदमी के साथ शादी नहीं करूंगी, ऐसा उस लड़की ने मोहन को बताया। इसलिए वो ऐसी घबराई हुई सी थी। अब मोहन जो है वो असमंजस में पड़ गया कि क्या करे क्या न करे, और वो कर भी क्या सकता था, वह कर भी क्या सकता था। फिर उसे लगा कि उसे पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। वहां उसे ले गया और थानेदार से सब बातें कह दी। वो लड़का, उस मोहन जो है वो उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन गया, और थानेदार जो थे उसे सारी बात बता दी कि इस लड़की के साथ ये सब हो रहा है और ये बात है, इस प्रकार सारी बात बता दी। फिर वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है, थानेदार भी सोचते रहे। फिर थानेदार साहब ने बोला कि इसकी एफआईआर लिखकर इसके माता पिता को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। क्या कहा थानेदार ने कि अभी मैं एफआईआर लिखकर इसके माता पिता को जेल में बंद कर दूंगा कि लड़की के साथ जबरदस्ती ऐसी हरकत कर रहे हैं, पर इससे क्या होगा। अभी तो इस चिंता का विषय क्या था, ये लड़की, कि इसके साथ क्या किया जाए, इसके लिए क्या किया जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। तो फिर एक छोटी सी चुप्पी छा गई, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, ना मोहन, ना वो लड़की, ना थानेदार, सब चुप थे। फिर एकाएक फिर से वे बोले, थानेदार, कि मोहन से उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारी शादी हो गई। तो मोहन ने ना में सिर हिलाया कि जी नहीं, नहीं हुई ऐसा। तो फिर थानेदार बोले कि तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते। क्या कहा इसने कि तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते, तुम्हारी शादी हुई नहीं और ये लड़की अभी मुसीबत में है, तो तुम ही इससे शादी कर लो। तो
इस आकस्मिक प्रस्ताव से मोहन जो है वो अचंभित रह गया। पर कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई भी क्या है। मोहन को ऐसा लगा कि इसमें बुराई भी कोई है नहीं। मैंने कहा सर, इससे तो पूछ लीजिए। तो थानेदार ने उससे पूछा, यानी लड़की से पूछा, तो उसने भी हाँ में सर हिला दिया। लेकिन, तो फिर मोहन बोला लेकिन। तो थानेदार ने पूछा कि लेकिन क्या मोहन, लेकिन से क्या अर्थ है तुम्हारा। तो मोहन ने कहा बाबूजी कि मेरी भाभी की बहन से मेरी शादी जो है वो तय हो रही है। यानी मेरी भाभी की बहन से, उसके बड़े भाई थे ना जो वकील थे, उसकी पत्नी यानी उसकी भाभी मोहन की, तो उसकी बहन से मोहन की शादी जो है वो तय हो चुकी थी। तो अब फिर प्रश्न हुआ कि अब क्या किया जाए। थानेदार ने कहा फिर। तो मोहन ने कहा बाबूजी मैंने सोचा कि भाभी की बहन से तो कोई भी अच्छा इंसान शादी कर लेगा, पर कोई वहां संकट भी नहीं है। यानी भाभी की बहन है, उन्हें कोई संकट भी तो है नहीं, मुसीबत भी है नहीं उन्हें। लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। यानी अभी इस लड़की की मुश्किल ही है, इसकी जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है, यानी जानी पहचानी भी है। और सबसे अहम बात कि वह अभी मुसीबत में है, यानी संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। यानी इससे अभी विवाह करना योग्य है, क्योंकि ये लड़की मुसीबत में है और इसे मुसीबत से बचाना जरूरी है। लेकिन अब फिर मोहन ने लेकिन करके छोड़ दिया। तो अब थानेदार बोले फिर लेकिन, अरे अब फिर से तुम लेकिन पे आके रुक गए। तो अब क्या कहता है मोहन कि हाँ, अब यह समस्या है कि विवाह एकदम से तो हो नहीं जाएगा। यदि लड़की घर पर गई तो फिर वहीं बेच दिए जाने का संकट। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी नाराज होंगे। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह सारी समस्या रखी तो वे बोले कि कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख देता हूँ। क्या कहा थानेदार ने कि हाँ ये बात सही है कि एकदम से तो शादी हो नहीं सकती, तो मैं कुछ दिन इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ, जहाँ मुसीबत में हो या अकेली हो ऐसी नारियों का रहने का एक हॉस्टल जैसा होता है, उसे नारी निकेतन कहते हैं। तो वो कहता है कि मैं उसे वहां रुकवा देता हूँ और इसके माता पिता के खिलाफ शिकायत भी इस लड़की से लिखवा लेता हूँ। अब 15 दिन के बाद उन्होंने, यानी मोहन ने और उस लड़की ने मंदिर में शादी कर ली और थानेदार जो है उन्होंने करवा दी। अब मैंने कहा कि मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं, यानी अब जो लेखक हैं उन्होंने कहा कि ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं। मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा, लगता है कि कोई कहानी सुन रहा हूँ, ऐसा लेखक ने कहा। तो अब मोहन क्या कहते हैं, आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। देखिए वो थानेदार थे ना, वो कवि भी थे। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। देखिए वो एक तो कवि थे और सबसे ऊपर की बात कि उनकी कविताएं जो हैं वो मानवीय संवेदनाओं के ऊपर रहती थी। इसलिए कहा कि ये थानेदार जो हैं वो कवि भी हैं और मानवीय संवेदनाओं से भरी कविताएं लिखते हैं। इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का हल निकाला। तो अब लेखक कहते हैं हाँ भैया, अब तो ठीक है तुम्हारी बात। हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ हाँ, फिर तब क्या हुआ। फिर उन्होंने आगे पूछा कि उसके बाद क्या हुआ। तो मोहन आगे बताने लगा कि तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए। मोहन के भैया भाभी जो हैं वो उससे खफा हो गए, नाराज हो गए और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, यानी उसके भाई की बहन की बीवी, इसलिए उसके भैया की साली हुई ना। तो उसने कहा कि एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की और दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है।
तो इन दो कारणों के कारण मेरे भैया भाभी मुझसे नाराज हो गए और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, ऐसा मोहन ने बताया। तो लेखक ने कहा, तो तुम लोग ग्वालियर आ गए, इसलिए तुम लोग ग्वालियर आ गए आगरा छोड़कर। तो क्या कहता है ऑटो वाला, हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निभा होना कठिन था, पराए शहर में यानी गुजारा होना कठिन था। निबाह यानी गुजारा। अब पराए शहर में भले ही कोई अपना न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर मन को उद्विग्न करता रहे। क्या कहा कि यहाँ चाहे हमें कोई जानता ना हो, पर यहाँ अच्छा है कि चाहे सब पराये हो, पर जाने पहचाने लोग बार बार मिलते रहे और मन को दुखी होना पड़े, उससे अच्छा तो चाहे कोई हमें जानता ही ना हो। इसलिए हम ग्वालियर आ गए। तो लेखक कहते हैं, हाँ सही कहते हो, तो यहाँ कोई नौकरी रखी तो है नहीं, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। क्या कहा मोहन ने कि यहाँ के तत्काल तो मुझे कोई नौकरी मिलने वाली है नहीं, भले ही मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो थोड़े दिन जब तक नौकरी ना मिले तब तक मैंने ऑटो चलाने का काम शुरू कर दिया ताकि हमारा गुजारा तो चलता रहे। इसलिए मैंने तत्काल रूप से ऑटो चलाना ही उचित जाना। यानी वह नौकरी तो ढूंढ ही रहा था, देखिए उसे हमेशा ऑटो नहीं चलाना था, वो पढ़ा लिखा था, उसे नौकरी तो करनी थी, पर नौकरी कोई जाते ही मिलने वाली नहीं थी। इसलिए उसने कहा कि जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक मैं ये ऑटो के सहारे अपना काम जो है वो चला रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि वास्तव में मोहन तुम बहुत बड़े हो, यानी बहुत बड़े मन के हो, महान हो। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में सिर्फ बातें करते रहते हैं, लेख कविताएं भी लिखते रहते हैं, परंतु व्यवहार में नहीं उतारते। यानी तुमने तो मोहन, तुमने तो अपने व्यवहार में उतार दिया कि एक मुसीबत में फंसी हुई नारी की मदद भी की तुमने, लेकिन तुमने तो बहुत ही सहज भाव से एक लड़की की दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और उसे सम्मान पूर्वक जीने का मौका भी दिया। तो मोहन क्या कहता है कि बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी संतोष मिला, यानी मुझे भी अच्छा लगा। मैंने एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। क्या कह, अब अपनी पत्नी के बारे में बात करता है कि मैंने तो उसे एक बार ही मुसीबत से बचाया, परंतु वह तो हमेशा मुझे संकटों से बचाती रहती है, मेरी मदद करती रहती है। मोहन की यह कहानी जो है वो लेखक के मन पर छा गई और उनके मन में मोहन जो है वो बहुत ही बड़ा हो गया। अब उनकी ट्रेन का समय हो गया था, उन्हें शताब्दी से जाना था ना, तो उनकी ट्रेन का समय भी हो रहा था। तो मोहन उन्हें लेकर स्टेशन आ गया और मोहन की ऑटो में वो लोग स्टेशन पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने उसे 500 रुपये का नोट दिया। तो मोहन बोला, रहने दीजिए ना बाबूजी। तो इन्होंने क्या कहा कि ये तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़ी ही दे रहा हूँ। क्या कहा कि ये तुम्हारे मेहनत की है कमाई, इसे तो तुम्हें लेना ही होगा, मैं तुम्हें कोई दान नहीं दे रहा। तो क्या कहा उसने, मोहन ने, कि बाबूजी मैंने अपने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख से पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है, पैसा तो और लोगों से भी कमा लेता हूँ। क्या कहा कि जब से कल से आप लोग मुझे मिले हैं ना, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मुझे मेरे माता पिता का प्रेम मिल रहा हो। मैंने अपने माता पिता से प्रेम नहीं पाया क्योंकि उसके माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे। इसलिए वह कहता है कि जैसे कल से आप मिले हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है जिससे मुझे माता पिता मिल गए हो। तो ये जो सुख मिला है मुझे, उसके सामने ये पैसे का सुख कुछ भी नहीं। पैसा तो मैं किसी और से भी कमा लूंगा। तो उन्होंने क्या कहा, बेटे लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ, कि बेटे की मेहनत के पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ, इसलिए तुम मेरा ख्याल तो करो। लेकिन यह तो बहुत है। क्या कहा मोहन ने कि ये कुछ ज्यादा रुपये हैं, 500 रुपये दिए ना, तो उसने कहा ये ज्यादा है, इतना तो
लूंगा तो आपका शोषण हो जाएगा, इतने ज्यादा पैसे मैं लूंगा तो ये तो आपका शोषण हो जाएगा। वह यह कहकर उसने 500 का नोट लेकर 300 वापस कर लिए। क्या किया कि 500 का नोट लिया और 300 रुपये जो है वो लेखक को वापस कर दिया और बोला कि मुझे इतना पराया मत कीजिए, जब भी आप ग्वालियर आइए मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फोन नंबर तो यही ही आपके पास। तो लेखक ने कहा कि लेकिन मेरी एक शर्त है। तो क्या बाबूजी? ये पूरे 500 रुपये जो है तुम्हें लेने पड़ेंगे। तो उसने 300 रुपये जो वापस दिए थे ना, वो बाबूजी से ले लिया और अपनी जेब में रख लिया, उनकी बात मान ली। वैसे भी वे बड़े थे और उसका आदर भी वह करता था। यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी? कुछ क्षण वह कुछ नहीं बोला। फिर उसने कहा, बाबूजी आपका फोन नंबर तो मेरे फोन पर आ ही गया है, कभी कभी मैं आपको फोन कर सकता हूँ ना? तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, शौक से करना, मुझे अच्छा लगेगा तुम मुझे फोन करोगे तो। फिर उसने कहा कि लेकिन मैंने आप लोगों का नाम तो पूछा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम सत्यकेतु और मेरी पत्नी का नाम है कामना। यहाँ नाम अलग दिया है उन्होंने, कहानी में उन्होंने अलग नाम दिया, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा नाम सत्यकेतु और पत्नी का नाम कामना। और जब स्टेशन के अंदर जाने लगे ना सत्यकेतु और कामना, तब वह अपने जैसे अपनों को खो रहा हो ऐसा मोहन को महसूस हुआ और न जाने कितनी देर तक वो उन्हें देखता ही रहा। तो यहाँ जो है वो हमारी ये कहानी खत्म हुई। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इसके शब्दार्थ और इसके प्रश्न जो हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी अभी हमें बहुत कुछ करना है। ओके, चलिए अब सीधा मिनट